डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। पिछले क्लास में हमने पेपर ACSV 01 के ब्लॉक 5 को किया था। उसमें हमने एक टॉक्सोप्लाज्मोसिस तक हमने कर लिया था। हम आज उसके आगे करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो है चार्ज सिंड्रोम। चार्ज सिंड्रोम में क्या होता है, कैसे होता है? तो चार्ज सिंड्रोम जन्म दोषों में से एक पैटर्न को दिखाता है, संदर्भित करता है, जिसमें कई प्रकार की स्थितियां होती है। और ये भी जितने बच्चे होते हैं सब में अलग अलग प्रकार के आप सिम्टम्स देखोगे, या फिर उनको जो भी लॉस हुआ है वो अलग अलग तरह का हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो लॉस एक बच्चे में हुआ है वही दूसरे बच्चे में भी सेम टू सेम हो। तो हम देखेंगे एक एक करके कि शामिल क्या क्या होता है। इसमें जो पहला है वो है कोलोबोमा। आँखों की संरचना में जो हमारी आँखों का जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसमें एक होल हो जाता है। दूसरा है हृदय दोष। फिर है नासिका चोनल एट्रेसिया। नाक और गले के पीछे जो नाक और गले जहाँ पे हमारा कनेक्ट होता है वहाँ पे वो ब्लॉक कर देते हैं। फिर दूसरा है विकास का प्रतिबंध। जो ग्रोथ है बच्चे का वो पूरी तरह प्रभावित होता है। फिर जनांग असमानताएं, बच्चे में जो जेनिटियल प्रॉब्लम है वो हो जाता है। और कान और श्रवण विसंगतियाँ, इसमें कान का जो स्ट्रक्चर है वो भी खराब होगा, और जो बच्चे की सुनने की क्षमता है वो भी यहाँ पे प्रभावित हो जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, चार्ज का फुल फॉर्म है चार्ज सिंड्रोम का। सी स्टैंड फॉर कोलोबोमा ऑफ द आई। दूसरा H फॉर हार्ट डिफेक्ट्स। तीसरा है ऑर्टिसिया ऑफ द चोइने, जो नाक और गले जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे ब्लॉकेज, नेसल पैसेज है तो वहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। फिर तीसरा रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। बच्चे की जो ग्रोथ की क्षमता है वो भी यहाँ पे प्रभावित होता है। उनका जो नॉर्मल ग्रोथ है उस वैसा नहीं होगा, और उनका जो माइलस्टोन है वो बच्चा कवर नहीं कर पाएगा, और उनकी हर एक माइलस्टोन में डिले होता चला जाएगा। फिर जेनेटियल एनोमलीज है, जो बच्चे का अगर मेल चाइल्ड है तो उसमें जो उनका टेस्टाइल है वो प्रॉपर नहीं होगा, उसमें कुछ डिफेक्ट्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ईयर एबनॉर्मलिटीज़। जो हमारा कान का बनावट है या सुनने की क्षमता है वो भी इसमें प्रभावित होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति में एक अतिरिक्त गुणसूत्र, जिसको हम क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, क्रोमोसोम्स एक ज़्यादा हो जाता है। जैसे मदर और फादर का जो मिल के बच्चों में जाता है गुणसूत्र, उसमें 46 होना चाहिए। तो 46 क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम होता है जिसको हम अगर काउंटिंग में करें 1 2 3 4 5, तो 21 जो क्रोमोसोम होता है उसका एक कॉपी ज़्यादा हो जाता है, मतलब उसकी मात्रा 2 हो जाती है। उससे यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है। क्रोमोसोम शरीर में जिन के छोटे पैकेज होते हैं, यह निर्धारित करता है कि बड़ा होने के बाद गर्भ अवस्था के दौरान भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है, शरीर का जो बनावट है, दोनों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों यहाँ पे इससे प्रभावित होता है। और शरीर कैसे बनता है, कैसे कार्य करेगा हमारा शरीर, वो भी सारा इसी पे निर्भर होता है। तो एक बच्चे 46 गुणसूत्र के साथ पैदा होता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम जब होता है तो उस वक्त बच्चे में एक 21, उसको ट्रिसोमी 21 भी बोलते हैं। तो वो जो 21 है उसकी एक अतिरिक्त कॉपी बन जाती है, जिसे चिकित्सा शब्द में ट्रोसोमी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम को ट्रोसोमी 21 भी कहा जाता है। इससे बच्चे का जैसा शरीर और मस्तिष्क का विकास होता है, जो शिशु के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की चुनौतियों का
कारण बन जाता है, क्योंकि इसमें जो बच्चे का मेंटल ग्रोथ है वो और जो फिजिकल ग्रोथ है वो दोनों ही प्रभावित होता है। तो बच्चे का दोनों ग्रोथ ही बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। डाउन सिंड्रोम में उनके बच्चे का जो शरीर की विशेषता है या उनका शरीर का कैसा बनावट होगा वो इस तरह से है। जैसे उनकी नाक है वो चपटी हुई होगी, विशेष रूप से नाक का पुल जो नाक का जो हमारा यहाँ का जो पार्ट है वो पूरे अंदर की तरह धंसा हुआ होगा, चिपटा हुआ होगा। ऊपर की ओर झुकी हुई बादाम के आकार की आँखें, आँख भी ऐसा लगेगा जैसे ऊपर की ओर जा रहा है। फिर छोटी गर्दन और छोटे कान, कान का जो आकार है वो भी छोटा होगा और गर्दन जितना नॉर्मली गर्दन का हाइट होना चाहिए वो उससे छोटा होगा। जीभ जो बाहर निकल जाती है, जैसे आमतौर पर नॉर्मली हम जब अपना टंग बाहर निकालते हैं तो निकलता है, लेकिन उन बच्चों का हमेशा आपको ऐसे लगेगा जैसे ऐसे टंग बाहर की तरफ ही हमेशा है। वो अंदर करना भी चाहेंगे तो उनको दिक्कत होगी या कर नहीं पाएंगे। आँख के परितारिका जो आँख के अंदर हमारे जो आई पार्ट में जो इरीज है तो वो हमारे आँख में एक केवल इरीज ही होता है जो कलरफुल पार्ट्स रंगीन भाग है। उस पे आप देखोगे कि छोटे छोटे धब्बे हो गए हैं इरीज के ऊपर। फिर छोटे हाथ और पैर, जो हाथ और पैर का जो जितना नॉर्मली ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होगा और उनका हाथ पैर छोटा छोटा होगा। हाथ की हथेली में एक रेखा जो पाम क्रीज की तरह आपको दिखिएगा। जैसे हमारे आप नॉर्मल हाथों में देखो तो बहुत सारी लाइनें दिखती है, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ एक लाइन दिखेगी, वो भी एकदम गहरा लाइन होगा और बाकी जो छोटे छोटे लाइन होते हैं वो नहीं दिखेगा। छोटी कनिष्ठा उंगलियां जो कभी कभी अंगूठे की ओर मुड़ जाती है, जो उनका फिंगर का जो बनावट है उंगलियों का वो भी सही नहीं होगा। खराब मांसपेशी टोन या ढीली जोड़, जो जहाँ पे जॉइंट्स हो रहे हैं हमारे बॉडी में, पैर में, हाथ में, हर जगह जॉइंट्स होता है तो वहाँ पे भी उनको तकलीफ़ होगी। उनका जो मसल्स है वो अच्छे से नहीं होगा। फिर बच्चों और बेसुखों के रूप में कद में छोटा, नॉर्मली जब हम नॉर्मल ग्रोथ वाले बच्चे से या फिर जो बड़े हो गए हैं उन लोगों का हाइट आप जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं या व्यक्ति है उनसे आप कंपेयर करोगे तो इनकी हाइट हमेशा छोटी होती है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि स्लेंटेड अपटर्न आइज़ है उनका। फिर स्मॉल ईयर्स, कान का जो आकार है वो छोटा है। फ्लैट नोज ब्रिज, जो नाक के ऊपर जो हमारा ब्रिज है वो पूरा अंदर की तरफ है, उठा हुआ नहीं है, जैसे आमतौर पर वो उभरा हुआ होता है। फिर शॉर्ट नेक, जो गले का है आकार है वो भी छोटा है। फिर नेक्स्ट है हमारा यूजर सिंड्रोम या फिर असर सिंड्रोम। असर सिंड्रोम एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है जो सुनने और देखने की क्षमता को प्रभावित करती है। यह बहरापन और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जो शॉर्ट फॉर्म आरपी नामक नेत्र रोग का कारण बनता है। कई बार इसमें बैलेंस बनाने में भी बहुत दिक्कत होती है बच्चे को। ये तीनों आई, ईयर और जो उनका बैलेंस बनाने का है संतुलन, वो तीनों ही बच्चों को अफेक्ट करता है। जिन लोगों को असर सिंड्रोम होता है वे इसके साथ पैदा होते हैं, लेकिन आमतौर पर बच्चों या किशोरों में रूप में उनका निदान किया जा सकता है। कुछ है जो हम ट्रीटमेंट से या उनको ट्रेनिंग के द्वारा हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योर तो नहीं होगा। असर सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उपचार लोगों को उनकी दृष्टि, सुनने और संतुलन बनाने में जो समस्या आती है उसका कुछ हद तक प्रबंध करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए ये लक्षण जब आप देखते हो किसी बच्चे में ये आसपास तो उन्हें तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसमें 3 टाइप्स ऑफ असर सिंड्रोम है। इसमें जो पहला टाइप है वो बच्चे जन्म के समय से ही प्रोफाउंड डिफनेस होता है उनके दोनों कानों में, मतलब कि उनकी सुनने की क्षमता ना के बराबर होती है। कई बार अगर माइल्ड मॉडरेट है तो हियरिंग एड के द्वारा हम बच्चे को सुनने की क्षमता में मदद कर सकते हैं या बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो प्रोफाउंड वाले बच्चे होते हैं उनका उससे भी मुश्किल है कि उनको उससे सहायता प्रदान हो। फिर इसमें टाइप 1 में ही जो विज़न है वो 10 साल की उम्र से पहले ही बच्चे का जो नाइट विज़न है वो धीरे धीरे कमने लगता है।
फिर जो बैलेंस है, संतुलन का है, वो बैलेंस प्रॉब्लम एट बर्थ, जो बच्चे का बैलेंस प्रॉब्लम है वो जन्म से ही होगा, और 18 महीने से पहले बच्चा न ठीक से बैठ पाएगा, न वो चलने का प्रयास कर पाएगा। जो नॉर्मल माइल्ड ग्रो डेवलपमेंट माइलस्टोन है उसमें बच्चा जैसे 8 महीने का होता है तो बैठने लगता है, कुछ बच्चे का है कोई 7-8 इसके बीच में आराम से बैठना सीख लेता है, और 9 महीने के बाद 12 महीने 13 महीने में जो नॉर्मल डेवलपमेंट है उसके हिसाब से बच्चे चलने भी लगते हैं। हर बच्चा में ये प्रक्रिया जो माइलस्टोन है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। फिर दूसरा जो टाइप है, इसमें हियरिंग में मॉडरेट टू सीवियर हियरिंग लॉस होता है, वो भी जन्म के साथ ही। तो माइल्ड टू सीवियर है, इसमें भी आप हियरिंग एड का सहायता ले सकते हो। फिर विजन में डिक्रीज नाइट विजन बिगिनस इन लेट चाइल्डहुड और टीन्स, जो उनका नाइट विजन है बच्चे का वो उनका किशोरावस्था या तरुणावस्था में फिर धीरे धीरे कमने लगता है, और जो बैलेंस है वो इसमें नॉर्मल ही होगा, बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो तीसरा टाइप है वो नॉर्मल एट बर्थ, जन्म के टाइम तो बच्चा समान बच्चों की तरह ही रहेगा, लेकिन जो उनकी सुनने की क्षमता है वो अर्ली चाइल्डहुड या फिर टीनेजर एज में जाके वो प्रोग्रेसिव है, तो धीरे धीरे उनकी सुनने की क्षमता वो कम होती जाएगी, उनके साथ ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। फिर विजन में वेरी इन सीवियरिटी, जो बच्चे के देखने की क्षमता है वो प्रभावित तो होगा ही, और साथ में ही जो उनका नाइट विजन प्रॉब्लम है वो भी जब बच्चा टीनेजर एज में जाएगा तो वहाँ से वो प्रॉब्लम भी धीरे धीरे आने लगेगी। और बैलेंस का है, बैलेंस नॉर्मल टू नियर, चांस ऑफ लेटर प्रॉब्लम, जो बैलेंस बनाने की क्षमता है बच्चे की वो नॉर्मल के आसपास ही होगा, नॉर्मल भी हो सकता है और बाद की ज़िंदगियों में उनको हो सकता है कि बैलेंस का प्रॉब्लम हो। तो ये असर सिंड्रोम के 3 तरह के ये सिंड्रोम होते हैं। फिर अब हमारा नेक्स्ट है ऑलपोर्ट सिंड्रोम। ये ऐसी बीमारी है जो आपके किडनी में छोटी जो ब्लड वेसल है उसको नुकसान पहुंचाती है। इससे गुर्दे की बीमारी और गुर्दे की विफलता हो सकती है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि उसकी किडनी फेल हो गई, तो यहाँ पे जो किडनी या गुर्दे की विफलता वो वही है कि जो किडनी का जो काम है वो नहीं कर पा रहा है, अपनी कार्य क्षमता में वो निपुण नहीं है या खराब हो चुका है, कर नहीं पा रहा है। यह श्रवण हानि और आँखों के भीतर समस्या पैदा करता है। अगर हमारा किडनी खराब है तो इससे हमारा कान और आँख दोनों ही प्रभावित होते हैं। यह ग्लोमेरुली पर हमला करके आपके गुर्दे का नुकसान पहुंचाता है। ग्लोमेरुली किडनी के अंदर एक छोटी फिल्टरिंग इकाई होती है। यह विरासत में मिली बीमारी है। यह जीन में कोलेजन नामक प्रोटीन में परिवर्तन के कारण होता है। कोलेजेल जो है वो किडनी को समान संरचना, जो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें और उसकी कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा तो जो हमारा किडनी है उसकी स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन दोनों ही प्रभावित होंगे। कोलेजन में परिवर्तन भी आँखों और कानों के साथ समस्या का कारण बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोलेजन आँखों और कानों में स्वस्थ जो टिश्यू है, हमारे कान और आँख में जो टिश्यू है उसे बनाए रखने में ये मदद करती है। तो ये जो ऑलपोर्ट सिंड्रोम है इसमें आपका हियरिंग लॉस और आई डिफॉर्मिटीज़ और किडनी डिजीज ये 3 हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑलपोर्ट सिंड्रोम। यह दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो खोपड़ी के असमान विकास का कारण बनता है। जो हमारा ब्रेन के अंदर जो स्कल है, ऑलपोर्ट सिंड्रोम वाले शिशुओं का जन्म सिर और चेहरे के विकृत आकार के साथ होता है। ऑलपोर्ट सिंड्रोम वाले कई बच्चों में जन्म दोष भी हो सकते हैं। इसमें और दूसरी दिक्कतें भी बच्चे में हो सकती है। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन सर्जरी से होने वाली कुछ समस्याओं को ठीक करने में मदद मिल सकती है। जैसे कान, आँख, अगर बहुत सारा जो उसका बनावट है, स्ट्रक्चर है, उसमें अगर दिक्कत है, दांत है, तो बाद में जाके हम उसको सर्जरी के द्वारा कुछ हद तक ठीक करवा सकते हैं। इसमें दोषपूर्ण जीन खोपड़ी की हड्डी को समय से पहले एक साथ जोड़ने की अनुमति देता है। इस प्रक्रिया को क्रियोसिंटोसिस कहा जाता है। खोपड़ी और चेहरे की हड्डियों पर दबाव डालते
हुए असमान खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क का विकास जारी रहता है। इसमें जो प्रक्रिया है, जो ब्रेन का जो स्कल है उसको बढ़ने में, ग्रोथ करने में ये जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होने लगता है और लगातार ही ये बनते ही रहता है, तो इसकी वजह से उस पर दबाव पड़ता है। अल्पर्ट सिंड्रोम में असमान खोपड़ी और चेहरे की वृद्धि इसके मुख्य लक्षण है। जो हमारा ब्रेन का स्कल है उसका जो ग्रोथ है वो सामान्य से भिन्न है, और जो हमारे चेहरे में जो बनावट है वो भी अलग तरह का होगा, नॉर्मल नहीं है। और दूसरे इसमें क्या क्या लक्षण है वो हम देख लेते हैं एक बार। सिर लंबा होता है, जो हमारा सर है वो लंबा होगा और ऊंचे माथे के साथ, इसकी जो जितनी नॉर्मल होनी चाहिए उससे वो ऊंचा माथा है। फिर खोपड़ी उभरी हुई आँखें अक्सर खराब बंद पलके के साथ, जो हमारा पलके हैं वो भी यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, ताकि बच्चे को ऊपर नीचे या आँख को खोल बंद करने में उनको परेशानी होगी। फिर धंसा हुआ मध्य चेहरा, जो बीच का जो हमारा फेस का जो पार्ट है वो अंदर की तरफ गया हुआ है, ऐसे लगेगा जो अंदर की तरफ वो धंसा हुआ है। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, सिम्टम्स एंड साइन ऑफ अपर्ट सिंड्रोम है। आपका जो पहला जो बच्चे का पिक्चर देख रहे हो उसमें ब्रॉड स्कल है, जो उसका माथा है वो बड़ा है। फिर दूसरा है क्लिफ्ट प्लेट, जो नाक के आगे का यहाँ का जो पार्ट है वो उसका अलग अलग हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको सर्जरी से ठीक करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा सिंडेक्टिली, जिसमें आप देख रहे हो जो बच्चे का पाम है, जो फिंगर अलग अलग होना चाहिए वो सारे फिंगर एक साथ ही जुड़े हुए हैं, तो ये भी कुछ हद तक सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। फिर दूसरा है हमारा वर्डेट वेडिल सिंड्रोम, इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ BBS। यह भी एक दुर्लभ ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें भी आपका किडनी और जनांग, मस्तिष्क और आँख सहित कई अंग प्रणालियों को शिथिलता का कारण बना सकता है। ये अगर ये सिंड्रोम बच्चे में है तो उनके कई पार्ट्स को, जैसे आई है, नोज है, किडनी है, उनका ब्रेन है, फिंगर, ये टो, सब में जो उनका स्ट्रक्चर नॉर्मल से अलग होगा, जो उनको प्रभावित करेगा और उनका ग्रोथ नॉर्मली नहीं होगा। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं उनके फिंगर, हैंड फिंगर है वो, और जो टोज़ का फिंगर है वो एक मतलब सामान्य रूप से नहीं है, एक लेफ़्ट के साइड जा रहा है, एक राइट के साथ जा रहा है, और एक जैसा नॉर्मली हम लोगों का होता है उस तरह से नहीं है। फिर दूसरा हमारा क्राउजोन सिंड्रोम, जिसे क्रानियोफेशियल डिसोटोसिस के रूप में भी जाना जाता है। यह एक आनुवंशिक सिंड्रोम है, यह भी जेनेटिक प्रॉब्लम ही है। यह सिर और चेहरे के आकार को प्रभावित करता है। यह मेनली हमारा चेहरा है और जो ब्रेन है उसको ही प्रभावित करेगा। यह सिंड्रोमिक क्रियोसिनटोसिस का सबसे आम प्रकार है। असामान्य खोपड़ी संलग्न के लिए जो जीन म्यूटेशन जिम्मेदार होता है, जो हमारा जीन म्यूटेट करता है, बार बार चेंज होता है। जैसे अभी कोरोना वायरस में आप लोगों ने सुना कि वो म्यूटेट हो गया, कोरोना वायरस है वो म्यूटेट होकर अपना अलग अलग ये बना रहा है। तो इसी तरह हमारे अंदर जो जीन है वो भी म्यूटेट होते हैं, तो उसकी वजह से ये सिंड्रोम होता है। क्राउजोन सिंड्रोम एपर्ट सिंड्रोम के समान कई विशेषताएं साझा करती है। जो क्राउजोन सिंड्रोम और अपर्ट सिंड्रोम में आप कई चीज़ें हैं जो एक जैसा ही आपको देखने में लगेगा, या बच्चे का जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चे में वो आपको एक जैसा ही लगेगा कि अपर्ट सिंड्रोम और क्राउजोन सिंड्रोम में सेम है। फिर भी कुछ अंतर है जिससे जो डॉक्टर है वो आइडेंटिफाई करते हैं या ये पहचान करते हैं बच्चे का कि कौन सा बच्चा क्राउजोन सिंड्रोम से प्रभावित है और कौन सा बच्चा अपर्ट सिंड्रोम से प्रभावित है।
जैसे आप इस पिक्चर में बच्चे को देख रहे हो, 18 महीने का क्राउजन सिंड्रोम, और उसका विशेषता क्या है, जैसे गोल माथे, जो उसका माथा वो गोल है, धंसा हुआ मध्य भाग और उभरी हुई आंखें। आंखें ऐसे है जैसे बाहर की तरह आ रही है, और उसका जो माथा है वो एकदम राउंड शेप में है, और जो आंखें वो बाहर की तरफ आ रही है। जो मध्य भाग है वो हमारा फेस का लग रहा है कि अंदर की तरफ जा रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा गोल्डन हेड सिंड्रोम। गोल्डन हेड सिंड्रोम दुर्लभ जन्मजात स्थिति है जो आँख, कान और रीढ़ की हड्डी के असमान विकास की विशेषता से है। ऑक्यूलो ऑरिकुलो वर्टेब्रल स्पेक्ट्रम, ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में OAV के रूप में भी जानते हैं या बोल सकते हैं। इसको पहली बार 1952 में एक नेत्र रोग विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सक मैरिस गोल्डनहर्ट द्वारा प्रलेखित किया गया था। इस सिंड्रोम को इस डॉक्टर ने पहली बार इसकी खोज की थी और बताया था इसके बारे में। इसमें बच्चे आंशिक रूप से निर्मित या पूरी तरह से अनुपस्थिति कान, आँख की सौम्य वृद्धि और स्कोलोसिस जैसे रीढ़ की विकृति के साथ पैदा होते हैं। इसमें हो सकता है बच्चे का जो कान है वो पूरी तरह से ना हो, या फिर इस तरह से बंद हो, और एक है वो नॉर्मल हो, या फिर आँख में भी कुछ हो सकता है, या फिर रीढ़ की हड्डी है जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो जैसा होना चाहिए वैसा ना है, टेढ़ा मेढ़ा है। अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो बच्चे को बैलेंस करने में, बैठने में, चलने में, हर एक चीज़ में ही दिक्कत होगी। इसमें चेहरे की संरचना और शरीर के अन्य अंगों जैसे हमारा हार्ट है, किडनी है, फेफड़े और तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। ज़्यादातर मामलों में वे विकृति शरीर के एक तरफ को प्रभावित करता है। अधिकतर अगर किसी बच्चे का है कि राइट साइड ही, सिर्फ राइट साइड का जो अंग है, जो शरीर का पार्ट है वो प्रभावित होगा, या फिर किसी बच्चे का हो सकता है कि लेफ़्ट साइड का जो अंग है, जो उनके शरीर के पार्ट्स है वो प्रभावित होंगे। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, जो पहला पिक्चर है उसमें मिड फेस डिफिशियंसी, जो हमारा यहाँ पे जो बच्चे का है वो जैसा नॉर्मल होना चाहिए नहीं है। फिर बच्चे का जो डिविएटेड एंगल ऑफ माउथ जो सीधा होना चाहिए वो उसका टेढ़ा है। फिर उसके बाद बच्चे का जो फ्लैट नेसल ब्रिज, जो नाक के ऊपर का जो नेसल ब्रिज है वो फ्लैट है, एकदम फ्लैट है। फिर है फेशियल असिमेट्री एंड लॉस ऑफ मेरल प्रोमियंस ऑन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का जो है वो उसका बच्चे का जो फेशियल जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, और असिमेट्री है, सिमेट्री में नहीं है। फिर दूसरा पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक साइड बच्चे का नॉर्मल ईयर डेवलपमेंट है ऑन राइट साइड, लेकिन अगर वही आप दूसरी साइड देख रहे हो लेफ्ट साइड में, तो बच्चे का जो ईयर है वो उसका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, और ईयर का जो स्ट्रक्चर है वही नहीं है। तो इसमें भी बच्चे को सुनने में दिक्कत होगी। अगर बच्चे का जो माउथ का बनावट है वो अगर सही नहीं है तो बच्चे को बोलने में या जो स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसमें बच्चे को डिले होगा, वो अपनी बात ठीक से कह नहीं पाएंगे और बोलना भी लेट सीखेंगे। जो उनका स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा वो लेट होगा, अपनी बात वो कह नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, तो उनका जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है वो भी इसमें डिले हो जाएगा। जैसे भाषा की विशेषता है, उच्चारण में कठिनाई, अगर कुछ उच्चारण करना है तो उसमें बच्चे को दिक्कत आएगी। ग्रहणशील भाषा कौशल में कठिनाई, जो भाषा बच्चे सीख रहे हैं उसमें भी बच्चे को कठिनाई होगी। आवाज़ और अनुवाद में समस्या, जो आवाज़ बच्चा सुन रहा है क्योंकि उनका ईयर है वो भी प्रभावित है, तो उनको हियरिंग लॉस भी हो सकता है।
तो यहाँ पे जो आवाज़ बच्चा सुन रहा है और उस आवाज़ को फिर अनुवाद कर रहा है या समझने का प्रयास कर रहा है, उसमें भी बच्चे को तकलीफ़ होगी। फिर अभिव्यक्ति कौशल में कठिनाई, अगर बच्चा से आप कुछ पूछ रहे हो या बच्चा कुछ आपको बताना चाह रहा है लेकिन उसका स्पीच क्लैरिटी नहीं है, तो बच्चा क्या बोल रहा है वो आपको समझने में बहुत कठिनाई होगी। जैसे छोटे में जब बच्चा तुतलाते हैं तो माँ तो समझ जाती है, क्योंकि माँ उसके साथ, बच्चे के साथ कंटिन्यू रहती है, तो वो तुतला के भी क्या बोल रहा है तो वो समझ जाती है, क्योंकि वो कंटिन्यू उसके भाषा को सुन रही है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। लेकिन अगर आसपास के लोग हैं या बहुत दिनों के बाद कोई लोग मिले हैं या अजनबी है, तो बच्चा क्या बोल रहा है वो क्लियरली नहीं समझ पाते, उसके शब्दों को नहीं पकड़ पाते। तो यहाँ पे भी बच्चे को अपने बारे में या अपनी बात कहने में उनको कठिनाई होगी। फिर नेक्स्ट है हमारा हर्लर सिंड्रोम। हर्लर सिंड्रोम माइकोपोलीसैक्रिडोसिस टाइप 1 का गंभीर रूप है। इसमें MPS का टाइप 1 टाइप 2 भी होता है, तो ये हमारा MPS का टाइप 1 में आता है। यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। MPS 1 एक ऐसी स्थिति है जहाँ शरीर में शुगर के कणों, मतलब शुगर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए पर्याप्त एंजाइम नहीं होते हैं। जो हमारे शरीर में एंजाइम बनता है ना, खाना पचाने में हेल्प करता है हमारा, तो यहाँ पे जो शुगर मॉलिक्यूल्स है उसको तोड़ने के लिए या उसको पचाने के लिए जो एंजाइम हमारे शरीर में होना चाहिए, बनना चाहिए, वो नहीं होते हैं। यह स्थिति कंकाल संयुक्त असमानताओं, विशिष्ट चेहरों की विशेषताओं, संज्ञात्मक विकास के मुद्दों, हृदय और फेफड़े की समस्याओं और बढ़े हुए लीवर और स्प्लीन का कारण बनती है। इसमें अगर हमारे फेफड़े अगर सही नहीं है तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत होगी, हम प्रॉपर ऑक्सीजन लेना और छोड़ना जो प्रक्रिया है वो नहीं कर पाएंगे। बच्चे का संज्ञात्मक विकास में भी परेशानी होगी, चेहरे का जो बच्चे का बनावट है उसमें भी तकलीफ़ होगी। तो इसमें भी बच्चे को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप इसमें पिक्चर में देख रहे हो, जो बच्चे का जो हेड है वो लार्ज हेड है, फिर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, जो बच्चे का आईब्रो या सर में जो बाल है वो बहुत ज़्यादा है। क्लाउडी आइज, उसके आँख में ऐसा लग रहा है जैसे बादल जैसा उसके आँख में हो रखा है। फिर लो नेसल ब्रीज, जो यहाँ पे भी बच्चे का जो नेसल ब्रीज है वो अंदर की तरफ गया हुआ है। फुल चीक, जो गाल है वो फुला हुआ लग रहा है। फिर फुल लिप, जो होठ है बच्चे का वो भी मोटा मोटा हो रखा है। तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर ये हर्बल सिंड्रोम होता है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है हंटर सिंड्रोम। यह एक दुर्लभ विरासत में मिला विकार है जिसमें शरीर में चीनी के अणुओं को ठीक से पचा या तोड़ नहीं पाता है। अब ये अणु समय के साथ अंगों और ऊतक में बनते हैं तो वे नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो शारीरिक और मानसिक विकास और क्षमताओं को प्रभावित करता है। जो बच्चे का जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है वो भी प्रभावित करता है। फिर उनकी जो कुछ कार्य करने की जो क्षमताएं हैं उसको भी प्रभावित करता है। विकार लगभग हमेशा लड़कों में ही होता है। ये सिंड्रोम अधिकतर लड़कों में ही पाया जाता है। हंटर सिंड्रोम माइकोपोलीसैक्राइडोस नामक बीमारियों के समूह में से एक है। ये जो MPS टाइप 2 के रूप में भी जाना जाता है। अभी हमने इसके पहले टाइप 1 का देखा, ये MPS टाइप 2 है। इसमें आप पिक्चर में देख रहे हो बच्चे का जो शरीर का बनावट वो कैसा है। जैसे उनका जो नाक है वो फैला हुआ है, नोज बिकम्स, जो फैला हुआ नाक है। टंग है वो इनलार्ज है, सामान्य से उनकी जो जीभ है वो बड़ी है। चीक है वो भी पूरा फूला हुआ है और राउंडेड है। फिर जो लिप है वो मोटा है, जो उसकी माथा है वो भी बड़ा है, साइज से बड़ा है। फिर बच्चे में हियरिंग लॉस, हार्ट वेल्व टिश्यू इशू भी हो सकता है। स्टिफनेस इन जॉइंट्स, जो बच्चे का जॉइंट्स है उसमें दिक्कत होगा। फिर ग्रोथ जो है बच्चे का वो भी रुक जाएगा।
या बहुत ही धीमी गति से होगा। फिर कंप्रेस्ड एंड डैमेज स्पाइनल कोड, इसमें जो बच्चे का स्पाइनल कोड है वो भी डैमेज हो सकता है या फिर उसमें भी कठिनाई हो सकती है। फिर हमारा नेक्स्ट है मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जो संयोजी ऊतक को प्रभावित करती है, जो शरीर और अंगों के लिए सहायता प्रदान करते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू है। मार्फन सिंड्रोम रक्त वाहिकाओं, हृदय, आँख, त्वचा, फेफड़े और कुल्लों, रीढ़, पैरों और पसलियों की हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। मार्फन सिंड्रोम की कुछ जटिलताओं का इलाज या रोकथाम किया जा सकता है, जिसमें हृदय रोग, हड्डी की विकृति जैसे घुमावदार रीढ़, आँखों की स्थिति, टेढ़े मेढ़े दांत और ढगे फेफड़े शामिल है। तो इन सब चीज़ों का कुछ हद तक सर्जरी से या ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, अगर हेल्दी मदर है और सिक फादर है तो 50-50 होता है, जो भी बच्चे में मदर और फादर से जाता है। फिर इसमें आपका विजन प्रॉब्लम भी है, जो चेस्ट का जो एबनॉर्मलिटी है या बनावट है। फिर हार्ट एंड लंग प्रॉब्लम भी होगा, जो शॉर्ट टॉर्सो, टॉल एंड थिन बॉडी, जो बच्चे का जो बॉडी है वो टॉल और थिन होगा, पतला होगा और लंबा होगा। लॉन्ग आर्म्स, लेग एंड फिंगर्स, जो बच्चे का आर्म, लेग और फिंगर्स है वो लंबा होगा, मतलब कि नॉर्मल से बिल्कुल अलग है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब कुछ है गृह कार्य जो आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, गोल्डन हार्ट सिंड्रोम किसने प्रलेखित किया था। दूसरा है, आप किस सिंड्रोम में संयोगी ऊतक प्रभावित होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो अभी हमने देखा है। फिर तीसरा है, किस सिंड्रोम में शरीर शुगर के अणु को पचा नहीं पाते। और चौथा है, OAB और MPS का पूरा नाम बताइए, फुल फॉर्म बताना है। तो ये आप अपने लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः